नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न होगा, कहा जाता है कि अगला महायुद्ध जल के कारण होगा। इस कथन की समीक्षा करते हुए जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का सुधारण विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि कहा जाता है कि अगला महायुद्ध जल के कारण होगा। अब यहाँ पे आपको शुरुआत करना है जल के महत्व से। उसके बाद से आपको बताने की कोशिश करना है कि वैश्विक स्तर पे जल की क्या भूमिका है, कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे कितनी जल की मात्रा है, और उसके साथ साथ भारत को भी आपके कंपैरिजन करके चलना होगा। उसके बाद से बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जल की कमी के कारण है, और जब जल की कमी का कारण आपको पता चल जाएगा या फिर समस्याएं आपको पता चल जाएगा, जो भी चुनौतियां पता लग जाएगा, तो फिर आसानी से उसको एक परिणाम के रूप में आप बता सकते हैं। अर्थात परिणाम भयंकर होगा, कोई दुराई नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि जल की वजह से अगला महायुद्ध हो सकता है। तो इन बड़े डायमेंशन के अंतर्गत आपको पहला पार्ट कंप्लीट करने का प्रयास करना है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है कि जल प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का सुधारण विवेचना करें। उसके बाद से यहाँ पे किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जल का बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है उसको आपको बताने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखने का प्रयास कीजिए, भूमिका में परिचय में आपको बताना है। उसके बाद से जल संकट की वैश्विक और भारत की स्थिति, जल संकट के कारण, उसके बाद परिणाम, और फिर उसके बाद से क्वेश्चन का जो सेकेंड जो पैराग्राफ होगा, जल प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका। उसके बाद से यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आप टिप्पणी कर सकते हैं, जल की भूमिका को बता सकते हैं, चुनौतियों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल की बात आती है, जल की बात आती है तो जल ही जीवन है यहाँ पे, और जीवन के लिए माना जाता है कि जिस प्रकार से पंच तत्व इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पंच तत्व इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं पंच तत्वों में एक जल भी ध्यान रखिएगा शामिल है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी यहाँ पे नहीं की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे जितना भी देखेंगे शुरुआती तौर पे दुनिया की जो भी यहाँ पे पुरानी जो भी यहाँ पे सभ्यताएँ बसी, सब यहाँ पे नदियों को किनारे ही बसी, नदियों के किनारे ही बसी। चाहे हम लोग मिस्र की सभ्यता की बात कर ले, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर ले, खुद भारत में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, तो यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं सब आपको नदियों के किनारे यहाँ पे बसती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज वर्तमान में जल का जो है पूरी तरीके से अंधाधुंध उपयोग ने पूरी तरीके से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से मनुष्यों ने जल का इतना अधिक भारी मात्रा में दोहन कर लिया है कि आज एक बड़ी आबादी के पास पीने के लिए यहाँ पे स्वच्छ पानी तक नहीं है, स्वच्छ पानी तक यहाँ पे नहीं है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पे खुद सोचिए। यहाँ पे इसका कारण यही है कि मनुष्यों ने अपने विलासिता के लिए जल का इतनी बुरी तरीके से दोहन किया है कि पूरा जो विश्व है अभी जल संकट से जूझ रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी कई सारा रिपोर्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी कई सारा रिपोर्ट में बताने की कोशिश भी की जा रही है कि जो जल है पूरे, अगर हम लोग ठीक है जल की बात करें तो उसमें से बहुत ही लगभग 2% के आसपास ही पीने लायक जल है। तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अगला जो यहाँ पे युद्ध होगा उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे जल ही होगा। ठीक है, अर्थात जल संकट का डर पूरी तरीके से विश्व को परेशान कर रहा है, पूरी तरीके से तनाव में डाल रहा है, और नो डाउट यहाँ पे इसके वजह से एक फिर से ठीक है विश्व युद्ध हो सकता है, तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, फिर क्या पता कौन सा विश्व युद्ध हो सकता है। तो इन सारी बातों से आपको परिचय के रूप में बताने की कोशिश करना है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जल संकट की वैश्विक स्थिति यहाँ पे क्या है, जल संकट की वैश्विक स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं वैश्विक स्थिति। तो देख पा रहे हैं पूरे ही पृथ्वी में अगर देखा जाए तो 100% जल में यहाँ पे जो स्वच्छ जल की जो मात्रा है, स्वच्छ
जल की जो मात्रा है महज यहाँ पे 2.07% के आसपास है। बाकी का जो बच रहा है यहाँ पे लगभग 98% के आसपास सब वो समुद्री जल है, खारा पानी वाला जल है, जिसका जो उपयोग है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए समस्या यहाँ पे रहेगी ही रहेगी। और अभी देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो पूरे विश्व में 8 अरब से अधिक लोग रखते हैं और इसमें अभी 2 अरब से अधिक लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे तेज़ी से कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती जा रही है। जैसे कि जल की वजह से हैजा हो गया, हैजा के साथ साथ आंत्रशोथ हो गया। आंत्रशोथ जो खासकर अब ठीक है खाद्य जनित बीमारी के रूप में ठीक है इसको जाना जाता है। बहुत समस्या है और ऐसे जो विकराल जो समस्या है खास कर देखा जाए तो इधर जो पश्चिमी जो एशिया का क्षेत्र है यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो यहाँ पे देश मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सीरिया, लेबनान, खुद यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे जो देश हैं, बड़े देश हैं, हर देश यहाँ पे जल संकट से जूझ रहा है। अब यहाँ पे ये एरिया भी बचा नहीं है। जैसे कि इधर बात करें हम लोग अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, भारत में भी आप लोगों ने महाराष्ट्र में एक जगह है, लातूर है, बुंदेलखंड का इलाका है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ऐसे आपको बहुत सारे क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे भारत पे आज वर्तमान में जल की समस्या पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इस तरह की समस्या आ रही है तो 2024 तक ये तनाव बढ़ते जाएगी और जब तनाव बढ़ता है तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो इन सारे डेटा को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे बड़ी कंट्रियों की बात करें तो यहाँ पे जैसे भारत हो गया, भारत के साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे चीन हो गया, चीन के साथ नीचे इधर दक्षिण अफ्रीका हो गया। दक्षिण अफ्रीका की अभी ठीक है कुछ दिन पहले जब भारत की जब टीम गई थी क्रिकेट मैच खेलने के लिए तो वहाँ पे महज सोचिए वहाँ पे ठीक है 5-5 मिनट का सिर्फ शावर दिया गया था क्रिकेट खिलाड़ियों को नहाने के लिए। सोच पा रहे हैं यहाँ पे इतना पूरा जो एकदम प्रायद्वीपीय दक्षिण अफ्रीका के रूप में यहाँ पे मौजूद है। 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे स्वच्छ पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है। समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। वैसे ही यहाँ में अमेरिका की बात कर ले, इधर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऐसे बड़े बड़े देशों में भी यहाँ पे जो जल की समस्या वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारत में जल संकट की स्थिति। तो भारत देखिए मानसूनी जलवायु है, काफ़ी हद तक भारत को इससे फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कई बार ठीक है एल नीनो का इफेक्ट भी आ जाता है। अभी देखा जाए हाल ही में तो लगभग भारत में 2 वर्षों से कमज़ोर मानसून के कारण लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 33 करोड़ से अधिक लोग 330 मिलियन के आसपास यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से सूखे से प्रभावित है। जल की समस्या यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है और पूरे भारत का अगर क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे 50% के आसपास, ध्यान रखिएगा 50% के आसपास सूखे स्थिति जैसी यहाँ पे मौजूद है। तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। अब ये जो सूखा वाला जो स्थिति है खुद आप अनुमान लगा सकते हैं दक्षिण भारत में, इधर पश्चिम भारत में, चूँकि यहाँ पे पूरा मानसून पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। उत्तर भारत में कुछ हिमालयी नदियाँ बहुत हद तक सहारा देती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे समस्या रहती हैं। तो 50% से अधिक जो सूखा वाला क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी और इन्हीं राज्यों में जल संकट की अभी भी समस्या गंभीर बनी हुई है। अभी देखिए नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है 2018 में जो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें साफ इसमें बताया गया है जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट यहाँ पे ठीक है, जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग देश के 21 प्रमुख शहरों में लगभग 100 मिलियन से अधिक, सोच पा रहे हैं 10 करोड़ से अधिक लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो भारत के लगभग 10 से 12% जनसंख्या
अब सोचिए 12%, अब ये भारत की जो टोटल जनसंख्या जो हो गई है 1.4 अरब से यहाँ पे अधिक हो गई है। इसका अगर आप 12% निकालेंगे तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बिल्कुल डे जीरो लग गया है, डे जीरो। डे जीरो का मतलब सिंपल सा है यहाँ पे कि जो भी शहर है वहाँ का नल सूख जा रहा है, लोगों को पानी के लिए लाइन लगना पड़ रहा है, तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत में पानी को लेके जो स्थिति है बहुत विकराल होने वाली है, गंभीर होने वाली है। और जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो पानी की जो मांग है पूरी तरीके से वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, दोगुनी यहाँ पे हो सकती है। तो समस्या आएगी ही आएगी। जैसे इसी रिपोर्ट में यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे 1994 में प्रति व्यक्ति जो जल की जो उपलब्धता थी लगभग 6000 घन मीटर थी, 6000 घन मीटर थी। अब देख पा रहे कैसे घटते जा रहा है। लगभग 2000 ईस्वी में आते आते ये घट के हो गया 2300 घन मीटर के आसपास। वहीं और घट गया 2025 तक आते आते अनुमान है कि ये घट के यहाँ पे 1600 घन मीटर के आसपास हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2030 तक आते आते ये जो रेशियो है यहाँ पे और घटता हुआ नज़र आएगा, अर्थात लोगों के पास पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जल संकट के कारण। ध्यान रखिएगा, जल संकट के कारण। अब कई सारे कारण हैं यहाँ पे, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मानसून भी प्रभावित हो रहा, लेकिन एक मात्र कारण नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है कि कई सारे क्षेत्रों में सही तरीके से वर्षा नहीं हो पा रही है। समुद्रों का अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो सोचिए इतना स्वच्छ जो बर्फ़ था वो पूरी तरीके से खारे पानी मिल जा रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो तटवर्ती इलाकों को डुबोने का प्रयास कर रहा है। तो जो जल है, ठीक है, रीयूज में कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग प्रक्रिया में आ नहीं पा रहा है। समस्या यहाँ पे होगी ही होगी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो पहले जो मानसून का जो औसतन टाइम होता था 45 दिन होता था और आज वर्तमान में 22 दिन हो गया है। सोच पा रहे, आधा हो गया यहाँ पे, सीधे यहाँ पे आधा हो गया है। तो मानसून की तीव्रता में भारी यहाँ पे कमी आई है। और मानसून की तीव्रता में भारी कमी आने का मतलब कि भारत में सही तरीके से वर्षा नहीं हो रही है। दूसरा कारण हम लोग देखें यहाँ पे तो बांध का निर्माण। अब सोचिए यहाँ पे बांध का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, पनबिजली परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, पनबिजली परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। चाहे हम लोग यहाँ पे सिंचाई के लिए यहाँ पे नदी की धारा को मोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। अब इससे आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना है। यहाँ पे प्रकृति अपना मार्ग खुद तय करती है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में एक इंटरफेयर हो रहा है। तो सोच पा रहे हैं अगर बड़ा जो डैम का निर्माण हो रहा है तो सारे ही पानी को वहाँ इकट्ठा कर लिया जा रहा है और बाकी क्षेत्रों में समस्या हो रही है। कुछ जगहों पे सिंचाई के माध्यम से, ठीक है, नदी की धारा को मोड़ के वहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ये सारा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सारा क्षेत्र यहाँ पे पूरी तरीके से भू रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से जल संकट का ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट कारण हम लोग बात करें तो यहाँ पे भूजल का दोहन अर्थात नीचे का जो जल है, देखिए स्वच्छ जल है पूरी तरीके से। अब इन स्वच्छ जल का जो प्रयोग है बड़ी मात्रा में यहाँ पे कृषि में किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ डेटा की बात करें तो 1980 के आसपास लगभग 30% भूजल का इष्टतम यहाँ पे दोहन किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में ये संख्या बढ़ के 60% के यहाँ पे आ गई है। और कृषि में जो स्वच्छ जल का जो प्रयोग है भारत में बहुतायत रूप में प्रयोग हो रहा है। तो नीचे से अगर जल यहाँ पे पंप सेट के माध्यम से निकाल लिया जाएगा तो फिर उसका भू स्तर यहाँ पे, ठीक है, तेज़ी से यहाँ पे गिर जाएगा। समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। तो ये भी एक समस्या है। अगर नीचे से पानी नहीं आएगा तो फिर किसान मानसून के अभाव में खेती नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जब पानी अगर तेज़ी से निकाला जा रहा है तो भू स्तर यहाँ पे घट जा रहा है। समस्या तो है कि नहीं है। तो इसीलिए उतना ही निकाला जाए जितना यहाँ पे ज़रूरत है। उसके लिए फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा।
उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे जिम्मेदारी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कारण के रूप में ठहराया जा सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि यहाँ पे कोका कोला हो गया यहाँ पे, उनको समझ रहे, एक बोतल पेप्सी बनाने में, कोका कोला बनाने में इतने बड़ी मात्रा में उन लोगों के द्वारा भूजल का उपयोग किया जाता है, भूजल का तेज़ी से दोहन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शहरीकरण को भी एक जिम्मेदार सहारा सकते हैं। शहरीकरण गांव में पानी का यूज उतना कहाँ हो पाता है जितना शहरों में होता है। देख पा रहे हैं शहरों में एक शानदार जो प्रक्रिया है यहाँ पे, सीवेज की प्रक्रिया है यहाँ पे, आसानी से उसमें कितना भी पानी डाल दीजिए पता ही नहीं चलता है। गांव में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, गांव में लोग आवश्यकता भर ही यूज करते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि गांव में चूँकि खेती में बड़ी मात्रा में पानी का दोहन जरूर यहाँ पे होता ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में जो किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे व्यापक जल नीति का अभाव है, व्यापक जल नीति का अभाव है। जल नीति यहाँ पे जरूर यहाँ पे होना ही चाहिए, तभी जाके शानदार तरीके से कार्य कर पाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो कुप्रबंधन और शासन की कमी के कारण जल जो संकट है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत तक, और आज वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र से दक्षिण भारत तक और आज वर्तमान में हिमालयी क्षेत्रों में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल की समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो हर हाल में यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, जब इतनी सारी समस्याएं मौजूद है तो इसका परिणाम यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे नंबर 1 परिणाम देखिए खाद्य सुरक्षा को लेके। यहाँ पे देख पा रहे हैं खाद्य सुरक्षा को लेके, चूँकि जल ही यहाँ पे जीवन है। कृषि क्षेत्र में भारी जल की यहाँ पे आवश्यकता होती है, भारी हेवी वाटर नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने बड़ी मात्रा में यहाँ पे जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जल का जब संकट उत्पन्न होगा तो कृषि में यहाँ पे जो प्रोडक्शन है पूरी तरीके से कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा और कई सारा जो क्षेत्र है सूखा घोषित किया जा सकता है। तो इससे यहाँ पे पूरी तरीके से खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। उसके बाद यहाँ पे जल संघर्ष और प्रवासन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जब जल ही नहीं रहेगा तो जहाँ पे जल रहेगा वहाँ पे लोग माइग्रेशन अधिक करेंगे। सोचिए दक्षिण भारत के लोग आ जाएंगे फिर हिमालयी क्षेत्रों में रहने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे भी जल तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल संघर्ष और प्रवासन की वजह से यहाँ पे संघर्ष की स्थिति पैदा यहाँ पे हो सकती है और वर्तमान में इस संभावना से आने वाले दिनों में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आर्थिक अस्थिरता, यहाँ पे ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जल की कमी के चलते कई देशों की यहाँ पे जीडीपी प्रभावित होगी। समझ पा रहे हैं, जीडीपी साफ साफ दिखाई दे रहा है। कृषि ही भर थोड़े यहाँ प्रभावित होगा। खुद सोचिए अगर माइग्रेशन होगा, जल संघर्ष होगा तो हर एक एरिया डैमेज होगा यहाँ पे, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। आज के समय में मतलब देख पा रहे हैं यहाँ पे रोबोटिक्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूँकि इन सारी चीज़ों को मानव ही कंट्रोल कर रहा है। मानव ही अगर सही तरीके से सुव्यवस्थित नहीं हो पाए तो फिर बाकी चीज़ें यहाँ पे कैसे हो सकती है। तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। आर्थिक अस्थिरता की वजह से जीडीपी प्रभावित होगी और कई सारे देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी संघर्ष की स्थिति बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे जैव विविधता की हानि देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये ऐसे मैंने कह सकते हैं कि एक तरीके से बेजान ही अब मैं इनको बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों की तरह तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते हैं। पेड़ पौधे अपने पानी के लिए यहाँ पे लड़ नहीं सकते हैं, क्यों उनको काटा जा रहा है उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। तो समस्या यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, खुद अब सोच के देखिए। और इनकी समस्या होने का मतलब है कि वो समस्या हमें होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जैव विविधता की हानि होगी बड़े मात्रा में, जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सब यहाँ पे जब नष्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम ही अनबैलेंस हो जाएगा। हर तरीके की समस्या आना तय है। कानून व्यवस्था बिगड़ने के अनुसार, ठीक है, आसार ये तो अभी भी आपको दिखाई देगा होगा, ठीक है। कई सारे शहरों में जो समस्या आती हैं, जैसे कि हाल ही में यहाँ पे देखा गया महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में आपको याद होगा कि ट्रेन से पानी वहाँ पे भेजा गया तो डेली वहाँ पे पानी के लिए लाइन लग रहा था।
प्रशासन ने वहाँ पे धारा 144 लगा दिया पानी के लिए। सोचिए, धारा 144 लगा दिया। तो ये तो शुरुआत थी मात्र। अभी 1-2 साल 3 साल अगर भारत में मानसून अगर ना हो, एल नीनो का इफेक्ट पूरी तरीके से अगर हावी हो जाए, तो फिर ये मामला और बहुत अधिक यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब यहाँ पे जब इस तरह की गतिविधियाँ हो गई तो ये महायुद्ध के रूप में परिणित यहाँ पे हो सकता है। बाकी अलग अलग देशों में जब इस तरह की जल संकट का जो लोग सामना करेंगे तो समस्या यहाँ पे क्या होगा, तनाव बढ़ते जाएगा। और ये जो तनाव है, यही जो तनाव है महायुद्ध का रूप भी ले लेगा। नए तकनीक का प्रयोग का यहाँ पे दुरुपयोग, ध्यान रखिएगा, नए तकनीक के प्रयोग का दुरुपयोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन आधारित फ्यूल अभी तेज़ी से, ठीक है, ये भी कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन आधारित फ्यूल, हाइड्रोजन आधारित फ्यूल। अब इसको यहाँ पे बनाया कैसे जा रहा है, तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जो जल से है, H2O से यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे अलग किया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है। और ऐसे में बड़े मात्रा में यहाँ पे भी जल का यहाँ पे दोहन किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से खेतों में पानी डालते समय जल का दोहन हो रहा है, बड़े बड़े शहरीकरण, कोका कोला जैसी कंपनियां जल का दोहन कर रही है, वैसे ही यहाँ पे फ्यूल के रूप में जल का दोहन बड़ी मात्रा में यहाँ पे होगा ही होगा। तो इन सारे ही परिणामों को आपको ध्यान में रखना है, रटने की ज़रूरत नहीं। एक एक चीज़ों को आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लासी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग जल प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग। जल प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे सरफेस ओशन टोपोग्राफी मिशन, ये यहाँ पे लगभग 4 देशों के द्वारा जो सैटेलाइट भेजा गया है, इसमें कनाडा है, यूके है, फ्रांस है और ठीक है अमेरिका है। अमेरिका का यहाँ पे नासा है, ध्यान रखिएगा, नासा है यहाँ पे। तो सारे ही देशों की जो भी यहाँ पे स्पेस जो एजेंसियाँ हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा जो संयुक्त एक उपग्रह जो भेजा गया है 2021 में, ध्यान रखिएगा 2021 में भेजा गया है। अब ये जब जाएगा वहाँ पे तो पृथ्वी में पानी का वैश्विक सर्वेक्षण करेगा। जो भी ये सैटेलाइट जाएगा, पानी का वैश्विक संरक्षण करेगा कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पानी कितनी मात्रा में यहाँ मौजूद है। तो उसके हिसाब से जल प्रबंधन में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं, वैश्विक जो संरक्षण का मतलब, वैश्विक जो सर्वेक्षण का मतलब कि पूरा यहाँ पे जो भी नदी है, झील है, जलाशय है, महासागर है, इन सारे ही चीज़ों का पूरी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करके, प्रबंधन करके, जो भी यहाँ से डेटा आएगा, उस डेटा को आधार बना के एक सही जल नीति को यहाँ पे अपनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट मीटरिंग। जिस तरीके से बिजली में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि स्मार्ट मीटर जो लगा दिया गया, आजकल तो प्रीपेड भी यहाँ पे चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बिजली का जो, ठीक है, अनयूजुअल जो कह सकते हैं कि मिसयूज था, अनवांटेड जो भी खर्च था, उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे वाटर के लिए अगर स्मार्ट मीटरिंग का प्रयोग किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कई जगह देखते होंगे कि शहरों में कई जगह अगर कहीं नाला टूट गया, ठीक है, अंदर का जो पाइप होता है वो फट गया, पानी का रिसाव वैसे ही होता है, जल जमाव लग जाता है। तो ये समस्या ये रोक सकता है। जहाँ स्मार्ट मीटरिंग लगेगा तुरंत इंडिकेट कर देगा, रिसाव को लेके, पानी की गुणवत्ता को लेके, कहीं अगर चोरी हो रहा है, लीकेज हो रहा है, उसको यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है स्मार्ट मीटरिंग को लगाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ताकि पानी का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि सैटेलाइट एवं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग, इसके जरिए भी हम लोग जल का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था इसके बारे में आप लोगों को कि वैसा दुर्गम एरिया, वैसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे कुछ आइडियाज़ यहाँ पे नहीं होता है, तो सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग माध्यम से यहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को एकत्रित करके यहाँ पे जल का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। उस जगह को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कहाँ पे जल की मात्रा की कमी है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इलू रोबोट, ठीक है। इलू रोबोट यहाँ पे देखिए अभी वर्तमान में काफ़ी चल रहा है, इससे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये नाम ही जैसे लग रहा है, इलू रोबोट। तो ये क्या करता है, जो रोबोट है, हवा में नमी से यह पानी को अलग करता है, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, मौजूद नमी को जो ठीक है रोबोट है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह उस नमी को पानी में बदलने का यहाँ पे प्रयास करता है। और इसी को लेकर वैज्ञानिक बता भी रहे हैं, जब इस तरह का टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर लिया जाएगा इलू रोबोट टाइप का, तो बाकी अन्य ग्रहों में जैसे कि मंगल ग्रह पे भी जल बनाया जा सकता है। एक मूवी आया था मार्स, आप लोगों ने ज़रूर देखा, हॉलीवुड का। देखिए वहाँ पे जो साइंटिस्ट होता है वहाँ पे गलती से छूट जाता है और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्राइमरी होता है पानी को कैसे वहाँ पे बनाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इलू रोबोट का प्रयोग करके। उसके बाद यहाँ पे नैनो तकनीक का प्रयोग करके, ये बहुत ही अभी कारगर साबित हो रहा है नैनो तकनीक। अभी यहाँ पे ठीक है नैनो ट्यूब का निर्माण किया जा रहा है और इसका प्रयोग जल प्रबंधन में किया जा सकता है। अभी हाल ही में देखेंगे तो आईआईटी जो बीएचयू के स्टूडेंट के द्वारा आईआईटी बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक ऐसा नैनो ट्यूब तैयार किया है जिसके वजह से यहाँ पे बालू के अंदर शुद्ध पानी छन छन के नीचे चला जाएगा, तो जिसकी वजह से भू रिचार्ज यहाँ पे हो जाएगा। भू रिचार्ज पूरी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे वाटर शेड, हर जगह अगर वाटर शेड बना दिया जाए, सोचिए तो नदियों महासागर के किनारे बड़े बड़े अगर वाटर शेड का अगर निर्माण कर दिया जाए तो आसानी से, अगर ठीक है, मतलब वाटर शेड मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ढलान टाइप का, ठीक है, ये नदी है तो इस तरह का अगर निर्माण कर दिया जाए तो आसानी से जो पानी है यहाँ पे इन नदियों में समुद्रों में आके यहाँ पे मिल जाएगा और यही जो पानी है पूरी तरीके से रिसाइकलिंग प्रक्रिया के तहत भू जल को यहाँ पे रिचार्ज कर सकता है। ये भी एक बहुत कारगर यहाँ पे उपाय यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नदी और महासागर के किनारे बड़े बड़े वाटर शेड का निर्माण किया जा रहा है जिससे वर्षा की पानी के इसके अंदर जाने दिया जाए, जहाँ से पानी भू तथ्यों में जाके जल, ठीक है, भू रिचार्ज करेगी और जल स्तर में पूरी तरीके से वृद्धि करेगी। तो कुल मिला के यही था, जल प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग करके आप देख पा रहे हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष के रूप में। अब निष्कर्ष में आप यहाँ पे बताने का प्रयास करना है कि देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो यहाँ पे जल संकट है वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है, बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। तो समस्या यहाँ पे है कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मनुष्यों ने जो यहाँ पे अवैज्ञानिक तरीके से जल का दोहन कर रहा है या फिर जल का जो दोहन किया जा रहा है, इसके वजह से महायुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर इसको ठीक करना है तो यहाँ पे जल का हर हाल में उचित प्रबंधन यहाँ पे करना होगा, नहीं तो जल की वजह से महायुद्ध तक भी यहाँ पे हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे प्रबंधन करने के लिए यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करके काफ़ी हद तक इस भूजल के दोहन को यहाँ पे, ठीक है, मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है और भूजल को रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें अपने आप, ठीक है, अगर होने लगेगी, बेहतर तरीके से होने लगेगी, भू रिचार्ज यहाँ पे हो जाएगा पहले जैसा, तो समस्या भी नहीं आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।